शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 2012 न्यूयॉर्क सिटी। नन्ही केट बिशप उसके करोड़पति पेरेंट्स डेरेक और एलिना के साथ रह रही थी कि तभी अचानक वहां पर चितावरी एलियंस का हमला हुआ। एक एलियन धमाके में बने होल से सीधा केट की ओर चला आ रहा था, बट हॉकाई ने उसे रोक लिया। केट हॉकाई की बैडएस आर्चरी को देखकर काफी इंप्रेस हो गई। इस हादसे में केट और एलिना तो बच गए, बट उसके पापा मारे गए। क्लिंट की बहादुरी से इंस्पायर होकर केट ने डिसाइड किया कि वो भी आर्चरी में महारत हासिल कर लेगी, ताकि फ्यूचर में अगर एलियंस वापस आ गए तो ये अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। प्रेजेंट टाइम में अडल्ट केट बिशप अपने आर्चरी स्किल से दोस्तों को इंप्रेस करने छत के ऊपर चढ़ गई, ताकि वह सामने क्लॉक टावर में लटकी बेल को तीर मारकर बजा सके। दूसरे ही ट्राई में बुल्स आई मारकर केट ने घंटी बजा दी, बट ऐसा करते ही वो एंटीक बेल टावर या क्लॉक टावर तबाह हो गया। घर वापस आते ही केट को उसकी मम्मी से काफी डांट पड़ी। केट उनके घर में एलिनर के पार्टनर जैक को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। फिर ये सारे मिलकर एक चैरिटी डिनर पार्टी अटेंड करने चले गए। गाला डिनर में केट गाउन की बजाय बैड एस ब्लैक टक्सीडो पहनकर गई, स्टेटमेंट पीस। सारे ही केट के इस चॉइस से खुश नहीं थे। इसी पार्टी के दौरान जैक के अंकल आर्मंड III ने केट को बताया कि एलिनर और जैक हाल ही में एंगेज्ड हुए हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। यह सुनते ही मानो केट को माइनर पैनिक अटैक आ गया। केट थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर चली गई, जहां उसने पहली बार इस एक आंख वाले स्ट्रीट डॉग को देखा। अपने आप को थोड़ा शांत करके केट वापस होटल चली गई, जहां उसने चुपके से देखा कि आर्मंड III उसकी मम्मी को धमकियां दे रहा था। इस बात की और तह तक जाने केट आर्मंड का पीछा करते हुए होटल के वाइन सेलर में पहुंच गई, जहां पर ब्लैक मार्केट का ऑक्शन चला था। सरप्राइजिंगली आर्मंड के साथ साथ जैक भी सीक्रेट ऑक्शन को अटेंड कर रहा था। उस ऑक्शन में रोनिन की तलवार और कॉस्ट्यूम नीलामी के लिए आ गए। जैक को ओवरबिड करके आर्मंड ने कटाना की बिड जीत ली, बट इससे पहले कि रोनिन के कॉस्ट्यूम की नीलामी शुरू हो पाए, इन पर ट्रैक सूट माफिया ने हमला कर दिया। ट्रैक सूट माफिया यहाँ पर किसी वॉच को ढूंढने आए थे। वाइन सेलर में चले केओस के बीच केट ने रोनिन का कॉस्ट्यूम पहन लिया और ट्रैक सूट माफिया से लड़ने चली गई। जैक ने इस भगदड़ का फायदा उठाकर रोनिन की तलवार चुरा ली। चुराए हुए सामान में एक गुंडे को वो वॉच मिल गई, पर तभी उस एक आंख वाले डॉगी ने इस पर हमला कर दिया। डॉग को बचाने की खातिर केट ने बाहर सड़क पर जाकर खुलेआम ट्रैक सूट माफिया से पंगा ले लिया। उस डॉग को अपने अपार्टमेंट में छोड़कर केट आर्मंड से मिलने उसके घर चली गई। ये लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि इवन टॉफी पर भी अपने नाम के लेबल्स छापते हैं। केट के यहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने आर्मंड का तलवार से मर्डर कर दिया था। केट समय रहते वहां से भागने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ क्लिंट उसके बच्चे को क्रिसमस से पहले न्यूयॉर्क घुमाने लाया था। जब ये सारे रॉजर्स द म्यूजिकल शो अटेंड करने चले गए, तब स्टेज पर नताशा के कैरेक्टर को देखकर क्लिंट को पैनिक अटैक्स आने लगे। क्लिंट की इस कंडीशन को देखकर सारे वापस होटल चले गए। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि क्लिंट को अब सुनने के लिए हियरिंग एड मशीन लगानी पड़ती है। होटल पहुंचते ही क्लिंट ने न्यूज पर देखा कि कोई नौसिखिया रोनिन का कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ रहा था। न्यूज रिपोर्टर को लगता है कि शायद बरसों बाद अंडरवर्ल्ड से लड़ने वाला उनका विजिलेंटी यानी रोनिन वापस आ गया। ट्रैक सूट माफिया ने केट का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। केट ने इनसे लड़ने की पूरी कोशिश की, बट कम एक्सपीरियंस के कारण ट्रैक सूट माफिया इस पर भारी पड़ने लगे। तभी वहां पर क्लिंट ने आकर माफिया के गुंडों को हरा दिया और इस फेक रोनिन को लेकर पास की गली में घुस गया। क्लिंट ये देखकर हैरान रह गया कि इस रोनिन के मास्क के पीछे एक छोटी लड़की है, और केट उसके बचपन के रोल मॉडल हॉकाई को अपने सामने देखकर शॉक हो गई। एक दूसरे को ऑकवर्डली हाई हेलो बोलने के बाद दोनों केट के अपार्टमेंट चले गए। केट उसके फैन गर्ल वाले इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसने क्लिंट को बताया कि वो उसका फेवरेट एवेंजर है, और इसी से इंस्पायर होकर केट ने आर्चरी में महारत हासिल कर ली। केट चाहती है कि क्लिंट उसके बो पर ऑटोग्राफ दे दे, बट वो सब बाद में। पहले क्लिंट को यह जानना था कि केट को ये रोनिन का कॉस्ट्यूम कहां से मिला। फिर केट ने इसे ब्लैक मार्केट ऑक्शन और आर्मंड के मर्डर वाली स्टोरी बता दी। ट्रैक सूट माफिया केट को ट्रैक करते हुए उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गए। एंट्री गेट के बजर पर केट का पूरा नाम लिखा था, यानी अब ट्रैक सूट माफिया को रोनिन की रियल आइडेंटिटी पता चल गई, केट बिशप। नीचे से ट्रैक सूट माफिया इनके ऊपर मोलोटोव कॉकटेल्स फेंक रहे थे। देखते ही देखते केट के अपार्टमेंट में आग लग गई, बट समय रहते क्लिंट और केट उस डॉग को लेकर वहां से भाग गए। रोनिन का कॉस्ट्यूम पीछे अपार्टमेंट में ही छूट गया। केट को लगा था कि क्लिंट शायद उसे सुरक्षित रखने एवेंजर्स टावर्स लेकर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले टोनी स्टार्क ने वो टावर बेच दिया था। जनरल स्टोर से मेडिकल सप्लाईज खरीदकर ये केट के आंटी के घर चले गए, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी।
केट को मरहम पट्टी करने का ट्यूटोरियल देकर क्लिंट रोनिन का कॉस्ट्यूम लेने वापस अपार्टमेंट चला गया। क्लिंट फायर फाइटर का भेस लेकर केट के अपार्टमेंट में घुस गया, बट कॉस्ट्यूम वहां से गायब था। बाहर आकर क्लिंट ने देखा कि उस फायर फाइटर के विंडो पर LARP यानी लाइव एक्शन रोल प्लेइंग गेम का स्टिकर लगा था। वापस लौटकर क्लिंट ने केट को सिखाया कि ऐसे सिचुएशन में खुद की मरहम पट्टी कैसे की जाती है। LARP को इंटरनेट पर सर्च करते ही क्लिंट को वो फायर फाइटर मिल गया जो रोनिन का कॉस्ट्यूम चुराकर शॉर्ट वीडियोस बना रहा था। अगली सुबह क्लिंट ने उसके बच्चों को वापस उनकी मम्मी के पास भेज दिया। क्लिंट के सर पर लगे घाव को देखकर उसकी बेटी समझ गई कि पापा जी फिर से कोई प्रॉब्लम में फंस गए। इसने क्लिंट से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्रिसमस तक घर वापस आ जाएगा। बच्चों को एयरपोर्ट पहुंचाकर क्लिंट केट से मिलने चला गया। उस वक्त टीवी पर न्यूज आ रही थी कि शायद आर्मंड III के खून के पीछे भी रोनिन का हाथ है, क्योंकि CCTV कैमरास ने उस रात रोनिन को आर्मंड के घर के बाहर रिकॉर्ड किया था। केट की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर क्लिंट ने उसे कुछ दिनों तक इसी अपार्टमेंट में रहने को कहा, बट केट कहां सुनने वाली थी। उसे तो अपनी मम्मी के पास जाना था। इनका सिक्योरिटी सिस्टम का बड़ा बिजनेस था, तो टेक्निकली केट इस अपार्टमेंट से ज्यादा उसके माँ के साथ सुरक्षित है। रास्ते में क्लिंट ने केट को बताया कि वो ठीक से सुन नहीं पाता, तो अच्छा होगा कि केट उसके लेफ्ट में रहे। इतने सारे खतरनाक मिशंस को अंजाम देने के बाद क्लिंट के कानों ने काम करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली ये कब हुआ उसका कोई आइडिया नहीं। टाइम स्क्वायर पर खड़े कॉस्प्लेयर्स को देखकर केट ने इसे बताया कि क्लिंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रांडिंग है। अगर ये ब्रांडिंग ठीक से कर पाता तो आज खुद भी बाकी एवेंजर्स की तरह फेमस होता, बट हर बार की तरह इस बार भी क्लिंट बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। क्लिंट को अपना कॉस्ट्यूम वापस लेने ना चाहते हुए भी LARP इवेंट अटेंड करना होगा। वो फायर फाइटर इसे रोनिन का कॉस्ट्यूम वापस देने के लिए मान गया, बट बदले में क्लिंट को सबके सामने इसके साथ फेक लड़ाई में हारना होगा। क्लिंट मान गया और LARP कम्युनिटी में इस भाई साहब को हीरो बनाकर कॉस्ट्यूम के साथ वापस आ गया। पुलिस डिटेक्टिव ने केट को फोन लगाकर बताया कि उन्हें केट के अपार्टमेंट में लगी आग के बारे में पूछताछ करनी है। फ्री होते ही वो इनसे मिलने NYPD के ऑफिस चली आए। घर में जैक और एलिनर के साथ चले डिनर के दौरान केट ने जैक को फेंसिंग यानी तलवारबाजी के लिए चैलेंज किया। एलिनर के मना करने के बावजूद भी जैक इससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। पहले तो जैक बार बार हारने का नाटक कर रहा था, बट जैसे ही केट ने इस पर जानलेवा हमला किया, जैक ने उसके असली स्किल दिखाकर केट की तलवार गिरा दी। केट यहाँ पर उसकी मम्मी को यह दिखाना चाहती थी कि जैक इनसे अपनी सच्चाई छुपा रहा है। केट को लगता है कि जैक ने उसके अंकल आर्मंड का मर्डर किया होगा। केट के इस बर्ताव को देखकर एलिनर ने उसे जैक से माफी मांगने को कहा, बट केट को इससे माफी मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर केट का मूड ठीक करने जैक ने उसे बटर स्कॉच टॉफी ऑफर की, बिल्कुल वैसे ही लेबल टॉफी जो इसने आर्मंड के घर में देखी थी। दूसरी तरफ क्लिंट ने जानबूझकर खुद को ट्रैक सूट माफिया के हवाले कर दिया ताकि वो उनके बॉस से मिलकर एक बार ही सारा मामला निपटा ले। केट गुस्से में घर से निकलकर क्लिंट से मिलने चली गई। इसने क्लिंट को फोन लगाने की कोशिश की, पर उसका फोन ट्रैक सूट माफिया के मेंबर ने उठा लिया। फिर केट ने फौरन उनके सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से क्लिंट के फोन को ट्रैक किया और अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर क्लिंट को बचाने चली गई। ट्रैक सूट माफिया क्लिंट से केट के बारे में पूछताछ करने उसे अपने वेयरहाउस ले गए। केट ऊपर खड़ी चुपके से इनकी बातें सुन रही थी, पर फिर अचानक से वो नीचे गिरकर इनके सामने आ गई। अब ट्रैक सूट माफिया ने इन दोनों को बांध दिया और अपने लीडर को जाकर बताया कि क्लिंट और केट दोनों इनके कब्जे में आ गए। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। ट्रैक सूट माफिया की लीडर है माया लोपेज AKA एको। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। माया लोपेज के पापा के पास उसे स्पेशल डेफ बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए माया को ना चाहते हुए भी नॉर्मल स्कूल अटेंड करना पड़ा। अपने पापा के कहने के मुताबिक माया उसकी नई दुनिया में जीना सीख गई। डेफ बच्चों को सिखाने स्पेशल टीचर नहीं रहे तो क्या हुआ, माया टीचर की लिप्स रीड करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। या आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना माया के बहुत काम आया। इसकी एक टांग नकली होने के बावजूद भी माया ने बिल्कुल हार नहीं मानी। अपने उन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल्स की मदद से माया कराटे क्लास में उससे तगड़े अपोनेंट्स को हराना सीख गई। माया के पापा विलियम किसी बड़ी पार्टी के लिए काम करते थे, एकदम किंग पिन टाइप की पर्सनैलिटी। यहीं पर शायद हमने विल्सन फिस्क की पहली झलक भी देखी। बरसों बाद माया ने उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में महारत हासिल कर ली, यानी इसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना दी। एक दिन माया के लौटने से पहले रोनिन ने इनके अड्डे पर हमला कर दिया और ट्रैक सूट माफिया समेत उसके पापा को भी मार दिया। बस तब से माया रोनिन को ढूंढ रही थी ताकि वो अपने पापा की मौत का बदला ले सके। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ट्रैक सूट माफिया के वेयरहाउस में माया क्लिंट और केट से रोनिन के बारे में पूछताछ कर रही थी।
इनके बीच माया का पार्टनर काजी ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा था, साइन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश को साइन लैंग्वेज में। एनीवेज, तो माया को लगता है कि केट ही रोनिन है, बट बार्टन ने उसे बताया कि रोनिन तो ब्लैक विडो के हाथों मारा गया। क्लिंट ने खुद अपने आंखों के सामने रोनिन को मरते देखा। अनफॉर्चुनेटली अब ब्लैक विडो हेवन से आकर तो ये बात कंफर्म नहीं कर सकती, तो माया के पास क्लिंट की बातों पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन माया को लगता है कि क्लिंट केट को बचाने उससे झूठ बोल रहा था। केट से सच उगलवाने माया उसे टॉर्चर करने लगी, बट काजी ने माया को शांत करवाया। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लिंट आजाद हो गया और ऊपर से अपना बो एंड एरो लेकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ने चला गया। माया ने क्लिंट के साथ लड़ते वक्त उसकी हियरिंग मशीन तोड़ दी। फिर क्लिंट ने एक जबरदस्त ट्रिक शॉट मारकर केट को भी आजाद कर दिया और अब ये दोनों साथ मिलकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ने लगे। थोड़े सुपर कूल किक्स और पोजेस मारने के बाद क्लिंट और केट ट्रैक सूट माफिया की गाड़ी लेकर भाग गए। माया, काजी और उसके साथी अलग अलग गाड़ियों में इनके पीछे चले गए। इस लंबे कार चेस सीन के दौरान केट ने क्लिंट के ट्रिक एरोस की मदद से ट्रैक सूट माफिया को रोके रखा और मौका देखकर गाड़ी से अपनी बो भी वापस ले ली। मैनहट्टन ब्रिज पर पहुंचते ही माया की गैंग ने इनका रास्ता रोक लिया, डेड एंड। बट फिर क्लिंट उसके आइकॉनिक रोप एरो की मदद से केट के साथ वहां से भाग गया। इस फेल्ड मिशन के बाद ट्रैक सूट माफिया को उनके ऑपरेशन किसी और लोकेशन पर शिफ्ट करने होंगे। काजी ने माया को बहुत समझाने की कोशिश की कि कुछ दिनों के लिए उसे अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर इसके अंकल को पता चला कि माया मेन बिजनेस को छोड़कर रोनिन को ढूंढने में बिजी है तो वो काफी गुस्सा होंगे, बट माया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर माया इंचार्ज है। ट्रैक सूट माफिया को क्या करना है और क्या नहीं उसके ऑर्डर्स माया देगी। फिर माया ने काजी को क्लिंट पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। घर वापस लौटने पर केट को पता चला कि क्लिंट उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस हॉलीडेज मनाने की बजाय यहाँ केट की मदद करने पर लगा हुआ है। क्लिंट ने फोन पर उसके छोटे बच्चे से वादा किया कि क्रिसमस तक वो पक्का घर वापस आएगा। क्लिंट की हियरिंग मशीन को ठीक करवाने के बाद ये उनके तीसरे पार्टनर यानी पिज्जा लविंग डॉग को वॉक पर ले गए। यहीं पर केट ने इस डॉग को नया नाम भी दे दिया, पिज्जा डॉग। केट को अब भी लगता है कि क्लिंट के कैरेक्टर को सीरियस रीब्रांडिंग की जरूरत है। केट ने उसके लिए नया कॉस्ट्यूम डिजाइन भी सोच के रखा था, बट क्लिंट को ऐसे भड़कीले रंगों वाला पर्पल कॉस्ट्यूम पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं। क्लिंट के जॉब का सबसे बड़ा पार्ट ही अंडर कवर एजेंट बनकर रहना है और ना ही क्लिंट अपने आप को किसी का रोल मॉडल बनने के काबिल समझता था। अच्छा होगा केट किसी और हीरो से इंस्पिरेशन ले, बट ना, केट तो क्लिंट को ही अपना रोल मॉडल मानती है। फिर क्लिंट ने केट को बताया कि माया ट्रैक सूट माफिया की अकेली बॉस नहीं, माया के भी ऊपर एक फाइनल बॉस है। उस तक पहुंचने के लिए क्लिंट को पहले काजी और माया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। केट को भी उसकी मम्मी के बॉयफ्रेंड जैक के कैरेक्टर पर थोड़ा डाउट आ रहा था। अगर इसने जल्द से जल्द सच्चाई बाहर नहीं लाई तो उसकी माँ एक मर्डरर से शादी कर लेगी। केट ने प्लान बनाया कि ये उसके पेंट हाउस में घुसकर बिशप सिक्योरिटी का डेटाबेस एक्सेस करेंगे। केट जैक के बारे में जान लेगी और क्लिंट काजी के बारे में। प्लान के मुताबिक ये दोनों केट के फैमिली पेंट हाउस में घुस गए और लोकल नेटवर्क के जरिए केट ने सिस्टम एक्सेस कर लिया। पर्सनल डेटाबेस को चेक करते वक्त इन्हें पता चला कि काजी किसी स्लोन लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता है। क्लिंट को यह कंपनी का नाम थोड़ा सुना सुना सा लगा। सिस्टम के जरिए इन्हें काजी के बारे में तो जानकारी मिल गई, बट सर्च में जैक का नाम टाइप करते ही केट का अकाउंट डिसेबल हो गया। फिर क्लिंट को किसी के घर में घुसने की आवाज आई। क्लिंट धीरे से पेंट हाउस की तलाशी ले रहा था कि तभी जैक ने उसे रोक लिया। क्लिंट अपने सामने रोनिन की तलवार देखकर हैरान रह गया और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। बार्टन को पहचानने के बाद जैक ने तलवार नीचे कर दी। एलिनर भी उसके घर में एक एवेंजर को देखकर काफी हैरान थी। जल्दी इनके समझ आ गया कि बार्टन और केट साथ मिलकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। उसी चक्कर में केट ने एलिनर का सिक्योरिटी अकाउंट भी यूज किया था। लिफ्ट के अंदर घुसने से पहले एलिनर ने बार्टन को उसके बच्चों की याद दिलाते हुए इनडायरेक्ट वार्निंग दी कि वो उसकी बेटी केट से थोड़ा दूर रहे। घर से वापस जाते वक्त बार्टन ने चुपके से वो रोनिन कटाना अपने साथ ले ली। बार्टन के जाने के बाद केट ने एलिनर को जैक की सच्चाई बताने की कोशिश की, बट दोनों ही बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं थे। बार्टन ने उसकी बीवी को कॉल करके काजी और स्लोन लिमिटेड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। तो भाभी जी भी इन सब में मिली हुई हैं। लौरा ने अपने कॉन्टैक्ट और स्किल्स की मदद से ये पता लगाया कि स्लोन लिमिटेड कंपनी ट्रैक सूट माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, जिसके सीईओ केट के होने वाले पापा यानी जैक हैं। यहीं पर लौरा ने बार्टन को ट्रैक सूट माफिया के चुराए उस विंटेज रोलेक्स के बारे में बताया जो ओरिजिनली एवेंजर्स कंपाउंड से गायब हुई थी। ये विंटेज रोलेक्स आगे कोई बड़ा रोल प्ले करने वाली है। एलिनर की लाख समझाने के बाद भी केट बार्टन से मिलने चली गई।
बार्टन को घर जैसा फील करवाने केट यहाँ उसके साथ हॉलीडेज मनाने आई थी। मूवी मैराथन, अगली स्वेटर्स, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, वो सब। बार्टन केट के एफर्ट्स को देखकर काफी खुश हुआ। फिर बार्टन ने केट को उसकी नताशा के साथ वाली पहली मुलाकात के बारे में बताया। तो बार्टन उसे मारने गया था, बट नताशा को देखते ही वो समझ गया कि उसे उसकी डार्क जिंदगी से बाहर निकलना था। बार्टन ने नताशा को मारने के बजाय एक तरह से उसे नई जिंदगी दे दी। बार्टन को इस बात का कोई गम नहीं। बातों बातों में बार्टन ने केट को यह भी बता दिया कि ब्लिप के वक्त इसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, जिसके बाद वो खुद डार्क रास्ते पर निकल गया। यह सुनते ही केट समझ गई कि बार्टन ही रोनिन है। केट के सोने के बाद बार्टन उसके रोनिन वाले डार्क टाइम को याद करने लगा। बार्टन के पास अब ट्रिक एरोस खत्म हो गए और एवेंजर्स कंपाउंड के बिना ये ट्रिक एरोस बना भी नहीं सकते। अपने ट्रिक एरोस को वापस लाने बार्टन ने केट को लार्पर्स के पास भेज दिया। ट्रैक एरो की लोकेशन के हिसाब से सारे ट्रिक एरोस NYPD फैसिलिटी में थे और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होने की वजह से बार्टन ने भाप लिया कि न्यूयॉर्क लार्पर्स यानी लाइव एक्शन रोल प्लेयर्स के पास उन एरोस का एक्सेस होगा। केट को एरोस लेने भेजकर बार्टन काजी को धमकाने चला गया। काजी ने इसे बताया कि रोनिन को ठिकाने लगाने तक माया शांत नहीं बैठने वाली। तभी बार्टन ने उसे चेतावनी दी कि अगर इसकी बॉस ने रोनिन का पीछा नहीं छोड़ा तो वो अपनी जान गंवा सकती है। केट ने लार्पर्स के साथ डील कर ली। एरोस के बदले ये इन्हें अपने अपार्टमेंट ले जाकर कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करेंगे। बोनस में लार्पर्स केट और बार्टन के लिए भी नया कॉस्ट्यूम बना देंगे। अपार्टमेंट वापस लौटते ही बार्टन को लॉरा ने मैसेज करके विंटेज रोलेक्स की लोकेशन बता दी। रोलेक्स में लगा ट्रैकर अब भी काम कर रहा था। वो रोलेक्स बार्टन के किसी क्लोज फ्रेंड की प्रॉपर्टी थी। बार्टन और केट ट्रिक एरोस लेकर उस रोलेक्स को रिकवर करने चले गए। बाय द वे, इन लार्पर्स के ग्रुप में ढेर सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बशेल। बट मुझे नहीं लगता कि शो में इनका कोई बड़ा रोल होने वाला है। इसे बस एक तरह का फन ईस्टर एग समझ लो। बार्टन और केट रोलेक्स को ट्रैक करते हुए इस अपार्टमेंट के पास पहुंचे। बार्टन के इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से इग्नोर करके केट सीधा दरवाजे से अंदर घुस गई। अपार्टमेंट के अंदर घुसते ही फ्लैशी साइलेंट अलार्म एक्टिवेट हो गया। अपार्टमेंट की थोड़ा तलाशी लेकर केट ने वो विंटेज रोलेक्स ढूंढ ली, पर यहीं पास पड़े कागज पर क्लिंट बार्टन के बच्चों के नाम लिखे थे। इससे पहले कि केट कुछ समझ पाए वहां माया आ गई। ये अपार्टमेंट माया लोपेज का था। अंदर माया और केट के बीच लड़ाई छिड़ गई। सामने के टेरेस पर क्लिंट के ऊपर एक ब्लैक विडो ने हमला कर दिया। केट और माया भी लड़ते लड़ते सामने वाली छत पर पहुंच गए। फिर सारे बारी बारी से एक दूसरे को घूंसे मारने लगे। बार्टन का ध्यान भटकाने ब्लैक विडो असासिन ने रस्सी बांधकर केट को छत से नीचे फेंक दिया। एकदम एवेंजर्स एंड गेम वाला सीन। बट इस बार बार्टन ने केट को ऊपर खींचने की बजाय रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा दिया ताकि वो यहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाए। बट केट कहां सुनने वाली थी। वो फिर से ऊपर आकर लड़ाई का हिस्सा बन गई। केट से एक एरो खाने के बाद माया वहां से भाग गई। मौका देखकर बार्टन ने उस ब्लैक विडो असासिन का मास्क हटा दिया। मास्क के पीछे येलेना बेलोवा थी। याद है ना, ब्लैक विडो के लास्ट सीन में वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन ने इसे क्लिंट बार्टन को मारने का काम दिया था कि देख ये है तेरी बहन का कातिल। एनीवेज, आइडेंटिटी रिवील होते ही येलेना भी वहां से चली गई। ब्लैक विडो असासिन को अपने पीछे देख बार्टन ने केट को समझाया कि अब मामला एकदम सीरियस हो गया। बार्टन केट को पार्टनर बनाकर उसकी जान खतरे में नहीं डालने वाला, यानी इन दोनों के अलग होने का टाइम आ गया। एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 2018 येलेना उसके एक साथी ब्लैक विडो को न्यूट्रलाइज करने गई थी। इस पर रेड डस्ट स्प्रे करते इनके समझ आ गया कि इस असासिन पर किसी का कंट्रोल नहीं था। ये खुद अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट क्लींस करके करोड़पति बन गई। फिर ये तीनों साथ बैठकर येलेना के मिशन को डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद ही येलेना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और ब्लिप का शिकार बन गई। वापस आकर येलेना ने देखा कि बस 5 सेकंड्स के अंदर उसने अपने जिंदगी के 5 साल खो दिए। जल्द ही इसे नताशा के बारे में भी बैड न्यूज मिलने वाली थी। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। बार्टन से पार्टनरशिप टूटने के बाद केट रोते हुए उसकी मम्मी से मिलने चली गई। येलेना ने केट की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे यह सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यही केट ने येलेना को जैक की सच्चाई बता दी कि वो ट्रैक सूट माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। थोड़ा फ्रेश होकर केट सामान लेने उसके पुराने अपार्टमेंट चली गई। अंदर येलेना केट का इंतजार कर रही थी। येलेना ने केट को बताया कि डोंट वरी, वो बस यहाँ पर बात करने आई है। अगर मारना होता तो कब का मार देती। थोड़ा घुमा फिराने के बाद येलेना ने इसे बताया कि बार्टन की वजह से उसकी बहन यानी नताशा मारी गई और वो यहाँ पर बार्टन को मारने के मिशन पर आई थी। किसी ने येलेना को बार्टन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन केट को बार्टन के कैरेक्टर पर पूरा भरोसा था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। येलेना ने केट को समझाया कि वो बार्टन को बस 1 हफ्ते से जानती है। बार्टन ने मिशन पूरा करने के चक्कर में इतने लोगों की जान ली थी कि उसका कोई हिसाब नहीं।
बट येलिना समझ गई कि केट की आंखों पर तो क्लिंट बार्टन द गुड एवेंजर की पट्टी बंधी थी। फिर येलिना ने केट से बार्टन का पता पूछा। अनफॉर्चुनेटली केट को भी कोई आइडिया नहीं कि बार्टन किधर होगा। ये सुनते ही येलिना वहां से चली गई। जाने से पहले येलिना ने केट को वार्निंग दी कि अच्छा होगा कि आगे ये कभी इसके रास्ते में न आए। बार्टन पिज्जा डॉग को लेकर ग्रिल के घर में चला गया। ग्रिल नहीं चाहता था कि बार्टन क्रिसमस हॉलीडेज पर होटल में रहे, तो बार्टन भी डॉग के साथ यहीं रुकने के लिए मान गया। काजी ने माया से वादा किया कि वो रोनिन को मारने में इसकी मदद करेगा, बट उसके बाद सब कुछ खत्म होना चाहिए। नो मोर साइड मिशंस, वरना बड़े भैया मार देंगे। जैक की सच्चाई पता चलते ही एलेनर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। केट बार्टन को कॉल करके येलिना के बारे में बताने वाली थी, बट इसके सारे कॉल सीधा मेल बॉक्स में चले गए। बार्टन ने 2012 वाले न्यूयॉर्क मेमोरियल पर जाकर नताशा से माफी मांगी, क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने की खातिर यह फिर से एक बार रोनिन बनने वाला था। बार्टन ने ट्रैकसूट माफिया के जरिए माया तक मैसेज पहुंचाया कि रात में यह उसे उस जगह पर आकर मिले जहां माया ने रोनिन को पहली बार देखा था। फिर बार्टन ने लॉरा को कॉल करके बताया कि यह न्यूयॉर्क वाला मैटर थोड़ा सीरियस हो गया। अब तो एक ब्लैक विडो असासिन भी इसके पीछे पड़ गई। अगर बार्टन ने आज रात इस मामले को क्लोज नहीं किया तो बिग गाय इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। लॉरा को बार्टन के हर डिसीजन पर पूरा भरोसा था कि वो जो भी करेगा सही करेगा। बार्टन रोनिन का कॉस्ट्यूम पहनकर माया से मिलने चला गया। माया और ट्रैकसूट माफिया के कुछ छुपे हुए लोग रोनिन का इंतजार कर रहे थे। रोनिन ने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया और माया के सामने मास्क निकालकर उसे रोनिन की असली आइडेंटिटी बता दी। बार्टन ने माया को बताया कि आज तो ये इसकी जान बख्श देगा, बट अगर इसने आगे इसे या इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इससे बुरा कोई नहीं। यहीं पर बार्टन ने माया के ऊपर एक और सरप्राइज बॉम्ब फोड़ दिया कि उस रात बार्टन को माया के ही गैंग मेंबर से टिप मिली थी, यानी इसका बॉस द बिग गाय खुद माया के पापा को मरवाना चाहता था। माया को बार्टन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। फिर इसने बार्टन का ध्यान भटकाकर उस पर तलवार तान दी। इससे पहले कि माया कुछ कर पाए, केट ने उसे रोक लिया। केट बार्टन के फोन को ट्रैक करते हुए इधर पहुंच गई। फिर ये दोनों कैब लेकर ग्रिल के घर चले गए। यहीं केट ने बार्टन को बताया कि इसके जान के पीछे जो ब्लैक विडो लगी थी वो नताशा की बहन येलिना है। ये सुनते ही बार्टन के चेहरे का रंग उतर गया। बार्टन की बातें अब भी माया के दिमाग में घूम रही थी। इसने काजी से पूछा कि जिस रात रोनिन ने इसके पापा पर हमला किया तब काजी कहाँ था। काजी के पास माया के इस सवाल का कोई जवाब नहीं। येलिना एलिनर का पीछा करते हुए इस बिल्डिंग के पास पहुंची। फिर इसने फौरन केट को मैसेज करके बताया कि एलिनर ने ही येलिना को हायर किया था, यानी खुद केट की मम्मी ने बार्टन की सुपारी दी थी। मैसेज के साथ येलिना ने एक वीडियो भी भेजा जिसमें एलिनर व्हाइट सूट पहने किसी बिग गाय से बात कर रही थी। यह देखकर बार्टन समझ गया कि एलिनर और किंगपिन साथ मिले हुए हैं। एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। एलिनर ने विल्सन फिस्क एके किंगपिन को बताया कि केट की सुरक्षा की खातिर वो अभी का अभी इनके क्रिमिनल बिजनेस को छोड़ रही है। एलिनर ने ही किंगपिन के कहने पर आर्मन को मरवाया था और जैक को फंसाने के पीछे भी इसी का हाथ था। येलिना सीक्रेटली इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। एलिनर के वहां से जाने के बाद येलिना ने उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स केट को भेज दी है, यानी अब केट और बार्टन को भी एलिनर की सच्चाई पता चल गई। केट ने बार्टन को वापस उसके घर जाने को कहा ताकि वो अकेले अपनी फैमिली मैटर्स को निपटा सके, बट बार्टन अपनी पार्टनर की मदद किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। बार्टन के मुंह से पार्टनर का नाम सुनकर केट बहुत खुश थी। माया ने किंगपिन और काजी को बताया कि उसने अब रोनिन का पीछा छोड़ दिया, बट दोनों को भी माया की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बार्टन और केट काम चलाऊ ट्रिक एरोस बनाकर एलिनर की क्रिसमस पार्टी अटेंड करने चले गए। बाहर ट्रैकसूट माफिया एलिनर पर निशाना साधे बैठे थे। किंगपिन इतनी आसानी से किसी को बिजनेस छोड़कर जाने थोड़ी देगा, बट पार्टी में बार्टन को देखकर काजी ने उस पर हमला कर दिया। बार्टन समय रहते स्नाइपर की लेजर देखकर बच गया। इस पार्टी में बार्टन को मारने येलिना भी आई हुई थी। केट ने एलिनर से कन्फेस करवाया कि हाँ, वाकई में इस सबके पीछे उसकी मम्मी का हाथ था। केट के पापा ने किसी जमाने में किंगपिन से पैसे उधार लिए थे, बस तब से ही इनकी फैमिली इस इल्लीगल कामों में अटक गई। एलिनर ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। केट एलिनर की बातों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थी, बट केट बार्टन से काफी इंप्रेस हुई क्योंकि वो यहाँ पर लार्पर्स का बनाया नया कॉस्ट्यूम जो पहनकर आया था। केट एलिनर को पैंट्री में छुपाकर बाकी सबकी मदद करने चली गई। क्रिसमस ईव से ठीक पहले जैक भी जेल से आजाद हो गया। जैक और लार्पर साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लग गए। बाद में जैक अपने स्वॉर्ड स्किल से केट की मदद करने चला गया। केट की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो येलिना को नहीं रोक पाई। फिर कुछ रैंडम बजट उड़ाने वाले फाइट सीन्स के बाद येलिना ने बार्टन को पकड़ लिया। बार्टन के बहुत समझाने के बावजूद भी येलिना बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि नताशा ने खुद के जान की कुर्बानी दे दी। बट बार्टन ने फाइनली
नताशा और येलिना की सीक्रेट विसल बजाकर उसे यकीन दिलाया कि वो सच बोल रहा था। येलिना मान गई। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम दर्द से गुजर रहे थे। येलिना बार्टन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। माया ने काजी को बताया कि वो किंगपिन से अपनी पापा की मौत का बदला लेकर रहेगी। अच्छा होगा कि काजी भी पार्टी बदलकर माया की साइड हो जाए। काजी के मना करते ही वो उसे हराकर किंगपिन के पीछे चली गई। केट इस वक्त अपनी मम्मी को ढूंढने में बिजी थी, जो पैंट्री से निकलकर भागने की कोशिश में थी, बट किंगपिन ने उसे रोक लिया। समय रहते यहाँ पर केट भी आ गई। केट के एरोस का किंगपिन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एलिनर ने किंगपिन को गाड़ी से उड़ा दिया। किंगपिन को खरोच तक नहीं आई। देख के लग रहा था कि जल्द ही किंगपिन केट को मसल देगा, बट तभी केट ने बार्टन से सीखी कॉइन ट्रिक की मदद से एक्सप्लोजन एरो उड़ा दिया। धमाके में किंगपिन बेहोश हो गया। एलिनर के होश में आते ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया, यानी इसका सच अब सबके सामने आ गया। केट अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, बट इस सिचुएशन में वो उसकी कोई मदद नहीं करने वाली, cause that's what heroes do। पुलिस ने देखा कि किंगपिन समय रहते वहां से भाग गया। बाहर माया ने किंगपिन को ढूंढकर उस पर गोली चला दी। तो क्या किंगपिन मर गया? वेल, हमने तो बस गोली की आवाज सुनी, तो ऑब्वियसली किंगपिन विल रिटर्न। डेयरडेविल का सीजन 4 ला दो बस, अब और इंतजार नहीं होता। बार्टन, केट और उनके पिज्जा डॉग AKA लकी को क्रिसमस डे मनाने अपने घर ले गया। यहाँ हमें फाइनली उस विंटेज रोलेक्स की सच्चाई भी पता चल गई। ये वॉच लॉरा को शील्ड से मिली थी, यानी लॉरा किसी जमाने में शील्ड एजेंट थी। क्या पता इनका सीक्रेटली अब भी कुछ चला हो। फिर बार्टन और केट ने बाहर जाकर रोनिन के कॉस्ट्यूम को आग लगा दी, इंडिकेटिंग कि बार्टन की लाइफ का ये चैप्टर अब फाइनली क्लोज हो गया। एंड सीन में हमें ये भी हिंट्स मिले कि केट का सुपर हीरो नाम भी शायद हॉकाई हो। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।